Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to start with the 5th unit C section of our English channel book for class 6. Ab the name of the chapter is With a Bushman in the Kalahari. With a Bushman in the Kalahari. So we are going to see this wonderful story where there is a little bit confusion that the Bushman suffers. Lekin the story is really interesting. Let's begin. If you are going to shoot elephants, beware, the nauseating smell is something you will never forget. If you are going to shoot elephants, oh my god, are they going to shoot elephants? So, अब शायद उनके such were the reports from friends who had returned from the Kalahari. तो कालाहारी से जो कुछ दोस्त थे उनके वापस आए थे. अब किन के वापस आए थे? There is a group of people who are going to कालाहारी. तो उन्होंने क्या बोला था, अगर तुम वहाँ पे एलिफेंट्स को शूट करने जा रहे हो तो प्लीज़ बी वेयर. बहुत नॉजिएटिंग स्मेल आती है, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा डिजी सी स्मेल आती है. इट्स नॉट एट ऑल ओके. वी स्टिल लोडेड आवर वैन्स विद आवर शूटिंग किट्स एंड सेट आउट फॉर द डेजर्ट. तो हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने बोला वहाँ ऐसा है, रिस्क है, नॉजिएटिंग स्मेल है. उसके बाद भी हमने अपने पूरे शूटिंग किट्स जो थे उनको रखा अपनी वैन में और हम कालाहारी डेजर्ट के लिए निकल गए. It was a restless drive. We knew not what was in store for us. बहुत ही रेस्टलेस सी ड्राइव थी, मतलब बहुत ही घबराहट वाली ड्राइव थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है. Fortunately we hit the desert while it was still say. लेकिन fortunately, luckily क्या हुआ, हम दिन के समय में ही हम जो है डेजर्ट पहुंच गए थे. Good. We agreed that would leave us time to set up a base for our shoot. तो सबने क्या बोला, हाँ चलो अच्छा है, हम लोग दिन के टाइम पे ही पहुंच जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा टाइम होगा ताकि हम अपना शूट के लिए बेस पूरा जो है रेडी रख लें. However, we had spoken too soon. लेकिन हम लोग जल्दी ही थोड़े खुश हो गए थे. We had spoken too soon का मतलब हम कुछ जल्दी ही खुश हो गए थे. Round a curve, our van encountered unexpected slush. Round a curve. कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एज होता है, रोड का एक एज जो बहुत उठा हुआ रहता है. एज ऑफ अ रेस्ड पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड. तो जैसे साइड, जैसे ये रोड है तो रोड का जो साइड में जैसे उठा हुआ जो पार्ट होता है वहाँ पे इनकी गाड़ी जो फंस गई थी. दे एनकाउंटर्ड मतलब इनके साथ क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्लश मतलब वहाँ पे सॉफ्ट मड था, मतलब दलदल जैसा, दलदल तो नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट मतलब गीली मिट्टी थी वहाँ पे और वहाँ उनकी गाड़ी फंस गई. अब क्या है, पहिया घूम रहा है जब वो एक्सलरेट कर रहे हैं लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है. द इंजन स्ट्रेन्ड टू पुल द व्हील्स थ्रू. द इंजन स्ट्रेन्ड मतलब द इंजन स्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है, उसने बहुत कोशिश करी. ये लोग जब एक्सलेटर दे रहे थे, इंजन बहुत ज़्यादा उसने कोशिश करी लेकिन वो व्हील्स को ऊपर नहीं उठा पाया. I stepped down from the van. अब मैं वैन से नीचे उतरी. As I was looking for stones to place against the wheels. अब जब मैं क्या देख रही थी, As I was looking for stones to place against the wheels. तो मैं देख रही थी कि व्हील्स के अगेंस्ट में अगर हम स्टोन रख दें तो हो सकता है स्टोन के ऊपर चढ़ के वो जो गाड़ी है वो आगे निकल जाएगी. I saw a pair of bright black eyes peering from among the bushes. तो जैसे ही मैं स्टोन्स ढूंढ रही थी तो वहाँ जो बुशेस थे तो वहाँ पे उन बुश के बीच में से मैंने देखा दो काली काली आंखें जो थी वो घूर रही थी मुझको. अ बुशमैन प्रोबेबली ड्रॉन टू द स्पॉट बाय द रोर ऑफ द इंजन. वो एक बुशमैन था. तो जो जितने भी जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के ट्राइबल पीपल होते हैं या जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं तो वहाँ पे बुशमैन होते हैं विच हु डू नॉट नो द लैंग्वेज. दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. जो हमारे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं होते. तो वहाँ एक बुशमैन था जो मे बी कार की आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँच गया था. टेल्स ऑफ बुशमैन ऑफ द कालाहारी केम फ्लैशिंग टू माई माइंड. अब वहाँ के बुशमैन की बहुत सारी मैंने कहानियाँ सुनी हुई थी, वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गई. आई रिमेंबर्ड रीडिंग दैट बुशमैन आर सेफर टू डील विद ड्यूरिंग द डे. दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर एग्रेसिव. मैंने किसी बुक में बुशमैन के बारे में पढ़ा था कि बुशमैन जो होते हैं दिन में उनसे डील करना काफ़ी आसान होता है, रात में वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं.
ऑल्सो आई हैड कम वेल प्रिपेयर टू befriend द बुशमैन। ऑल्सो मैं जो थी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी एक बुशमैन को अपना फ्रेंड बनाने के लिए। मतलब अगर मैं को मान लो किसी बुशमैन से मिलना हुआ तो किस तरीके से उसे अपना दोस्त बनाना है, इसके लिए मैं बहुत प्रिपेयर होके आई थी। I had some beads which I quickly offered to them as a token of friendship। मेरे पास कुछ मालाएं थी, बीड्स थे मेरे पास, मोती थे, वो मैंने तुरंत उनको दिया एज एन ऑफर कि मेरे से आप फ्रेंडशिप करो। The bushman accepted the gifts and flashed a set of white teeth that anybody would envy। तो बुशमैन ने वो बीड्स ले लिया और उसने एक बड़ी सी स्माइल दिखाई, फ्लैश्ड लाइक वाइट टीथ की एक स्माइल, जो इतने वाइट थे, इतने ज़्यादा दांत उसके वाइट थे कि कोई भी देख के जेलस हो जाए। Coming forth, he offered to give us a hand with the van। तो उसके बाद उसने क्या बोला, उसने खुद से बोला कि मैं आपकी, मतलब बोला मतलब उसने ऐसे शो किया कि वो हमारी हेल्प करना चाहता है वैन को ये सॉफ्ट मड से निकालने में। ऑन लर्निंग दैट वी वर आउट ऑन एन एलिफेंट शूट, फिर हमने उसको बताया कि हम एक एलिफेंट शूट करने जा रहे हैं। ही प्रॉमिस्ड एज वेल दैट ही कुड अंडरस्टैंड टू कंडक्ट अस टू द गेम। तो जब हमने उसे बताया कि हमें एलिफेंट को शूट करना है तो उसने हमको प्रॉमिस किया कि वो हमारी हेल्प करेगा टू कंडक्ट, मतलब टू लीड अस टू द गेम। गेम मतलब क्या है, एनिमल हंटेड फॉर फूड और स्पोर्ट। तो जिन एनिमल को आप फूड या स्पोर्ट के लिए हंट करते हो, उनका शिकार करते हो, तो उसने बोला हाँ मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा। It was beginning to get dark, अब अंधेरा होने लग गया था। A fire stick in his hand, our guide took the lead, walking in front of our van। तो उसके हाथ में, जो बुशमैन था उसके हाथ में एक फायर स्टिक थी, मतलब एक तरीके से एक मशाल थी, और वो आगे आगे जा रहा था, हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। His dangling shiny corded hair got all my admiration। उसके जो बाल थे एकदम डैंगलिंग, मतलब लंबे थे तो वो लटक रहे थे, एंड दे वर वेरी शाइनी, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं काफ़ी एडमायर कर रही थी उसके बालों को। He led us on to a well trodden elephant path for about an hour। तो उसने क्या किया, ही लेड अस ऑन, तो 1 घंटे में चलते चलते हम लोग जो थे वेल ट्रॉडन एलिफेंट पाथ पे आ गए, जहाँ पे एलिफेंट जो है बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे, उस पाथ पे आ गए हम लोग। The bushman being our only friend in this wilderness, we could only follow in silence। अब इस पूरे wilderness में, इस जंगल में सिर्फ वो बुशमैन हमारा फ्रेंड था, हम उसको चुपचाप साइलेंटली फॉलो कर रहे थे। Seeing our puzzled expressions, every now and then he muttered something in his Click language। तो जब हम लोग बहुत puzzled उसे दिख रहे थे कि ऐसा confused दिख रहे थे कि oh my God हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारे expressions देख के वो हमसे कुछ कहता था। Every now and then he muttered something, उसने हमसे कुछ कहा, लेकिन वो अपनी Click language में बात करता था। It was a different language which we were not able to understand। However, we had abandoned all hopes of understanding him। हमने छोड़ दिया था पूरा होप कि हमें उसकी आवाज़, उसकी बातें समझ में आएगी, क्योंकि सिर्फ उसके एक्सप्रेशन समझ में आ रहे थे, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। We guessed from his gestures that he would bring us some place। तो हमें उसके जेस्टर्स से, उसके जो हाथ के मूवमेंट से समझ में आया कि वो हमें किसी जगह पे लेके जा रहा है। It was twilight when we reached our lookout point। तो फाइनली ट्वाइलाइट मतलब क्या होता है, एकदम अंधेरा होने के पहले जो हल्की सी रोशनी होती है उसे आप ट्वाइलाइट कहते हो। जो बस अंधेरा होने के पहले जो एकदम हल्की सी रोशनी बचती है ना, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग अपने लुकआउट पॉइंट पे पहुंच गए, जहाँ से हम एलिफेंट्स को देख पाएंगे। अमंग द ट्रीज वॉज अ लार्ज प्लेटफॉर्म। तो ट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ही पॉइंटेड अप टू इट। तो ट्रीज से, जैसे ट्री हाउस होता है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर ट्री है तो ट्री के बीच में अमंग द ट्रीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सो दैट वॉज वेयर वी वॉज टू स्पेंड द नाइट। उसने हमें पॉइंट किया, ऊपर जाने के लिए कहा, तो हमें समझ में आ गया यहाँ हमें पूरी रात बितानी है। वी क्लाइम्ड अप द रोप लैडर। तो वहाँ पे एक रोप लैडर था जिससे आप वो ट्री हाउस का प्लेटफॉर्म है उस पर जाओगे, तो हमने उस रोप लैडर के थ्रू हम ऊपर गए। A moment later our bushman disappeared। बस जैसे ही हम ऊपर पहुंचे ही थे, हमारा बुशमैन डिसअपियर हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो। We found that rather strange। हमें बहुत अजीब लगा कि अभी तक हमारे साथ था, अचानक से कहीं चला गया। We settled down and were just about to hit the sack।
हम सेटल डाउन किया, हमने सब अपना सामान वगैरह रखा और वी वर अबाउट टू हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है बस हम सोने ही जा रहे थे, when we heard a faint splashing and gurgling like that of a child's laughter। तो हमें एक ऐसे ना दूर से कैसी आवाज़ आई, किसी की जैसे कि पानी में कोई स्प्लैश कर रहा हो या कोई गर्गलिंग कर रहा हो, जैसे कि छोटा बच्चा हंस रहा होता है ना, उस तरीके की आवाज़ आई। I stood up and looked in the direction of the sound। जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं खड़ी हुई और मैंने वहाँ देखा। Stretched at a distance was a silvery band। तो जस्ट आगे जो था एक सिल्वरी बैंड था। स्ट्रेच्ड मतलब वो एक नदी की बात कर रही है, सिल्वरी बैंड जो कि मूनलाइट में शाइन कर रहा था। श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज टू अ रिवर। तो हम एक रिवर के काफ़ी क्लोज थे। द एलिफेंट्स वाटरिंग होल, और वो रिवर क्या था जहाँ पे एलिफेंट्स पानी पीने आते थे। वी सेट अप आवर फोटोग्राफी गेयर इन डबल क्विक टाइम। हमने अपना पूरा जो फोटोग्राफी गेयर था उसको क्विकली जो था सेट किया। नाउ इससे समझ में आता है दे वर नॉट देयर टू शूट द एलिफेंट्स, दे वर देयर टू शूट द एलिफेंट्स। और ये होते हैं होमोग्राफ्स जो कभी काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। वी वर स्टिल एट इट व्हेन अ लाउड ट्रम्पेट ऑलमोस्ट रैटल्ड अस ऑफ अ पर्च। हम लोग अभी बस शूट करने के लिए रेडी थे, तभी एक एलिफेंट ने बहुत ज़ोर से ट्रम्पेट किया, मतलब बहुत ज़ोर से उसने चिंघाड़ा, और इतनी ज़ोर से कि हम लोग पूरे के पूरे हिल गए। रैटल्ड अस मतलब जैसे कोई चीज़ मूव हो जाती है ना, तो सबके सब हिल गए ऑफ आर पर्च। पर्च मतलब जहाँ वो बैठे थे, जहाँ वो लोग सेटल्ड थे, सब हिल गए वहाँ पे। An elephant herd was visiting the river at night। एक पूरा एलिफेंट का हर्ड, उनका झुंड जो था वो रात में रिवर के पास आ रहा था। We had not expected things to happen so fast। हमने उम्मीद ही नहीं करी थी कि इतनी जल्दी हमको एलिफेंट का इतना बड़ा हर्ड इतनी प्रॉपर पोजीशन पे दिख भी जाएगा। Our hands were trembling from sheer excitement। अब हम वहाँ पे शूट करने के लिए गए थे, एलिफेंट्स को क्लिक करने के लिए गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब आवर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग। हम जो थे मतलब हमारे हाथ जो थे वो शिवर कर रहे थे एक्साइटमेंट की वजह से। द एलिफेंट्स केम ट्रजिंग अलॉन्ग। एलिफेंट्स जो थे, ट्रजिंग का मतलब क्या होता है, वॉक, जो एकदम आप एलिफेंट्स जिस तरीके से वॉक करते हैं, तो दे केम ट्रजिंग अलॉन्ग। द काव्स वॉकिंग बिसाइड देयर मदर्स। और जो एलिफेंट्स के काव्स थे, उनके बच्चे थे, वो अपनी माँ के साथ चल रहे थे। दे वर 17 इन ऑल, बिग एंड स्मॉल। टोटल 17 एलिफेंट्स थे, बड़े और छोटे। Our cameras worked non-stop while we followed them through our lenses। हमारे कैमरास ने मतलब thousands of clicks कर लिए, they worked non-stop, और हम लोग कंटिन्यूसली अपने लेंसेज के साथ अगर मुझे एक बहुत ज़्यादा जूम आउट करके शॉट लेना है, जूम इन करके शॉट लेना है, तो उस हिसाब से आई वॉज डूइंग। This was my first wildlife shoot and nothing could compare with the excitement I felt in this wild natural paradise। ये मेरा पहला wildlife shoot था, और मेरा जो एक्साइटमेंट था, मेरी जो हैप्पीनेस थी, वो बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं था। मतलब इस वक्त जो मैं इस नेचुरल पैराडाइज में थी, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थ्रिल्ड। We shot for an amazing hour, during which the herd demonstrated to us spectacles like shooting water from their trunks। हम पूरा 1 घंटे तक उनकी पिक्चर्स लेते रहे, जिसमें जो एलिफेंट्स थे वो हमें अलग अलग चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट करे थे, जैसे कि एलिफेंट्स ने अपने ट्रंक में पानी लेके जो उसको पूरा स्प्लैश करते, तो दे वर गिविंग अस वंडरफुल पिक्चर्स एज इफ दे वर रेडी फॉर द फोटो सेशन। Some even made high-pitched trumpet calls that made us jump out of our skin। कुछ ने बहुत ज़ोर से ट्रम्पेट किया, इतनी ज़ोर से that we were like we jumped out of our skin, मतलब we were extremely amazed or surprised or startled। Their thirst quenched, the herd retreated to the bush। तो उनकी प्यास जब बुझ गई, थर्स्ट मतलब प्यास, क्वेंच मतलब जब प्यास बुझ गई उनकी, सो द हर्ड retreated to the bush। तो हर्ड जो था वो वापस बुश की तरफ गया। Our bushman startled us when he suddenly sprang to the ground below us। तो अचानक से जो हमारा बुशमैन था, जो सुबह गायब हो गया था, मतलब जब हमें छोड़ने आया था, जब वो अचानक से गायब हो गया था, अचानक से वो उछल के हमारे सामने आ गया। वी रियलाइज ही हैड बीन अ साइलेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द बो ऑफ अ टॉल ट्री नेक्स्ट टू अस। तब हमने रियलाइज़ किया वो साइलेंटली हमें ऑब्जर्व कर रहा था, जो पास ही में जो एक बड़ा सा ट्री था, उसकी वो ब्रांच में छुप के वो हमें देख रहा था। ही लुक्ड पजल्ड, वो बहुत कंफ्यूज लग रहा था।
वी हैड नॉट फायर्ड अ शॉट, उसे लगा हम एलिफेंट को शूट करने आए हैं। हमने कहा था हम एलिफेंट को शूट करने आए, तो उसको लगा इन्होंने तो एक भी बंदूक नहीं चलाई। हाउ कुड वी लेट द गेम गो बाय, ऐसे में हम शूट, मतलब गेम का मतलब क्या होता है, हंट करना, तो ऐसे में हंट कैसे होगा। वी शोड हिम आवर फोटोग्राफी गियर बट ही वॉज स्टिल पजल्ड, हमने उससे बताया हम शूट करने आए हैं और पूरे अपने कैमरास दिखाए, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था। We asked him to climb up and showed him what we had shot on our camera screens. तब हमने उसको बोला ऊपर आओ, और जब वो ऊपर आया हमने तब उसे दिखाया कि हमने क्या शूट किया है अपने कैमरा पे। I could sense that he was pleased that he did not have to witness the destruction of those majestic beasts. हमें समझ में आ रहा था कि वो खुश था ये देख के कि हम जो हैं इन बहुत ही मैजेस्टिक बीस्ट को, हम इन एलिफेंट्स को शूट करने नहीं आए थे, हम बस इन्हें शूट करने आए थे। So that was the chapter, guys. Now we'll see a quick summary of this and then we will start with the question answers. The story is about a small group of wildlife photographers who are set off to shoot elephants. They are anxious and nervous as they have been told about the nauseating smell and risk involved. वो बहुत ज़्यादा anxious हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि भैया एलिफेंट्स को अगर आप शूट करने जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा nauseating smell आती है और बहुत सारा रिस्क भी होता है। They reach Kalahari desert during the day, but unfortunately their van breaks down. वो लोग पहुंच जाते हैं कालाहारी डेजर्ट, लेकिन unfortunately क्या होता है, उनकी जो गाड़ी होती है वो बंद हो जाती है। They are helped by a bushman whom they befriend by giving him some beads. तो वो लोग जो है उनको एक बुशमैन हेल्प करता है, जो लोग उसको फ्रेंड बना लेते हैं। कैसे फ्रेंड बनाते हैं, उनको कुछ बीड्स दे के। He helps them with the van and leads them through the forest and led them to a well-trodden elephant path and then to a large platform among the trees. तो वो जो है वो उनको जो है वैन में हेल्प करता है, वैन को निकालने में जो फंसी हुई रहती है, फिर उसको फॉरेस्ट में लेके जाके एक वेल ट्रोडन एलिफेंट पाथ, जहाँ से एलिफेंट बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, उस पाथ में लेके जाके फाइनली एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है जो ट्रीज़ के बीच में होता है। They are about to hit the sack, but suddenly a large herd of elephants approach the site and they are able to conduct an amazing and exciting shoot for an entire hour. तो वो लोग बस जब प्लेटफॉर्म में जाके सेटल हो जाते हैं तो वो सोने ही जाने वाले होते हैं, जब उन्होंने वो रियलाइज़ करते हैं एक बहुत बड़ा हर्ड है एलिफेंट्स का जो उनकी साइड पे आ रहा है, और वो तुरंत जो है अपना पूरा शूट का जो इक्विपमेंट होता है उसको निकाल के दे आर रेडी टू शूट, और वो 1 घंटे तक एक एक्साइटिंग शूट करते हैं। द बुशमैन सडनली अपीयर्स बैक who was hiding among the branch of a tall tree nearby. जो बुशमैन होता है वो अचानक से वापस आ जाता है, वो पास के ही एक ट्री में छुपा हुआ था। He was startled to see the shoot as he thought that the photographers were there to shoot as in kill the elephants. वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा startled हो गया क्योंकि उसे लगा था ये जितने भी लोग हैं ये एलिफेंट को शूट करने आए as in kill the elephants, बट ये लोग सिर्फ उसको फोटोग्राफ्स लेने आए थे, not to shoot the elephant. So that was a small cute little summary of our chapter. Now we'll go forward and start with the question answers. Answer these questions with reference to the context. It was beginning to get dark. A fire stick in his hand, our guide took the lead walking in front of our van. तो यहाँ पे Who was the speaker? किसने कहा ये? The speaker was sitting in the, मतलब यहाँ पे where was the speaker? Sorry, speaker कहाँ थी? Speaker was sitting in the van. वो van में बैठी थी. Who was their guide? Guide कौन था? Their guide was a bushman. Where did the guide lead them? ये guide उन्हें कहाँ लेके गया? The bushman led them on a well-trodden elephant path. They were left among the trees on a large platform. तो bushman कहाँ लेके गया उन्हें? Well-trodden elephant path पे, और कहाँ छोड़ा उसको? Among the trees on a large platform. Trees के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे छोड़ा था. Now, what had the writer's friends cautioned her about Kalahari? Cautioned her about Kalahari. जो राइटर की फ्रेंड थी उसने जो स्पीकर है उसको क्या क्वेश्चन किया था? So the writer's friend cautioned her about the nauseating smell. किस चीज़ के बारे में उसने वार्न किया था, क्वेश्चन किया था? अबाउट द nauseating smell, कि एलिफेंट्स के पास से एक बहुत ज़्यादा nauseating स्मेल आती है.
Why was it a restless drive for the writer and her friends? राइटर और उसके फ्रेंड्स के लिए इतनी ज़्यादा रेस्टलेस ड्राइव क्यों थी? It was a restless drive for the writer and her friends as they had been given some bad reports from their friends who went to shoot elephants earlier. They were anxious and nervous. तो ये एक restless drive इसलिए थी क्योंकि उन्हें कुछ bad reports मिली थी उनके फ्रेंड्स से जो पहले elephants को शूट करने के लिए गए थे, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा anxious थे, काफ़ी ज़्यादा nervous थे. What tales had the writer read or heard about the Bushmen? तो जो राइटर है, जो हमारी स्पीकर है, उन्होंने बुशमैन के बारे में क्या पढ़ा था? उन्होंने पढ़ा था द राइटर रेड अबाउट द बुशमैन दैट बुशमैन आर सेफर टू डील विद ड्यूरिंग द डे, कि उनके साथ जो है दिन में डील करना बहुत ईजी होता है. दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर अग्रेसिव, कि वो जो है एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं रात के टाइम पे और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट शी हैड रेड अबाउट द बुशमैन ऑफ कालाहारी. What made the bushman flash a set of white teeth? ऐसा क्या हुआ कि बुशमैन एकदम हैप्पी हो गया था और उसने एकदम अपने पूरे दांत चमका दिए, मतलब दिखा दिए. The writer gave some beads to the bushman to befriend him. तो राइटर ने उससे दोस्ती करने के लिए, befriend का मतलब होता है दोस्ती करने के लिए, तो राइटर ने उससे दोस्ती करने के लिए उससे ना कुछ बीड्स दिए, कुछ मोती दिए. एंड उसको देख के ही गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, सो ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश द सेट ऑफ वाइट टीथ. तो वो बहुत खुश हो गया. ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश द सेट ऑफ वाइट टीथ. Why does the writer say we could only follow in silence? राइटर ये क्यों कहती है कि वो लोग सिर्फ साइलेंटली फॉलो कर पा रहे थे? The writer say that we could only follow in silence because the bushman was the only friend they had in that wilderness. क्योंकि उस पूरे wilderness में, उस पूरे forest में सिर्फ bushman उनका friend था who could help them to reach their lookout point, ताकि वो उनको एक lookout point, मतलब जहाँ से वो elephants को देख सकते हैं, वहाँ लेके जा पाए. तो they had nothing to do, they only could follow because language भी same नहीं थी, तो they could not talk to him, तो वो लोग silently follow कर रहे थे. Where did the bushman set them up for the night? तो bushman ने उन्हें नाइट के लिए कहाँ सेटअप किया था? The bushman set them up on a large platform among the trees for the night. So bushman ने उन्हें कहाँ पे सेटअप किया था? On a large platform among the trees for the night. Okay? Why does the writer say we had not expected things to happen so fast? राइटर ने ऐसा क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें उनके साथ इतनी जल्दी हो जाएगी? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? We had not expected things to happen so fast. The writer said so because they had just set up their photography gear. क्योंकि वो जस्ट पहुँचे थे, रुके थे और उन्होंने अपने फोटोग्राफी के गियर को बस संभाल के रखा था. एंड दे हर्ड अ लॉन्ग ट्रम्पेट ऑफ द एलिफेंट हर्ड विजिटिंग द रिवर एट साइट. और उन्होंने सुना कि एक एलिफेंट का बहुत बड़ा हर्ड जो है वो आ रहा है. तो मतलब यूजुअली लोगों को डेज के लिए वेट करना पड़ता है वाइल्ड लाइफ शूट में. यहाँ वो पहुँचे हैं, बस आराम करने के लिए बैठे थे, तभी पूरा एलिफेंट का हर्ड आ गया. एंड दे हैड अ वंडरफुल शूट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट एन आवर. So they heard a long trumpet of the elephant herd visiting the river at sight. So they had just set up their photography gear और तभी elephants सारे आ गए. Why did the bushmen look puzzled after the elephants had retreated? तो जब elephants जो थे वापस चले गए तो bushman इतना puzzled क्यों लग रहा था? Bushman looked puzzled after the elephants had retreated because he thought that the writer and her companions would shoot at elephants, but they had not fired a shot. क्योंकि उसे लगा कि राइटर और उसके जो कंपेनियंस हैं दे वुड शूट एट एलिफेंट्स, वो एलिफेंट्स को गन से शूट करेंगे. बट ही हैड नॉट फायर्ड अ शॉट, दे हैड नॉट फायर्ड अ शॉट. लेकिन उनमें से किसी ने भी एक भी गोली नहीं चलाई. तो ही वॉज confused, he was startled. Now what is better, to shoot with a camera or with a gun? Discuss with a partner and give reasons for your answer. क्या सही है, to shoot with a camera or to shoot with a gun? Obviously to shoot with a camera is better because this does not cause harm to anyone, क्योंकि इससे किसी को harm नहीं होता. But shoot करने से you are killing people.
डू यू द बुशमैन हैड सेट देम अप एट अ, डू यू थिंक, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है विच इज थिंक। क्या आपको लगता है कि बुशमैन ने उनको एक अच्छे लुकआउट पॉइंट पे सेटल किया था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यस, द बुशमैन हैड सेट देम अप एट अ गुड लुकआउट पॉइंट एज फ्रॉम देयर दे कुड सी एलिफेंट हर्ड क्लियरली, क्योंकि वो वहाँ से एलिफेंट हर्ड को क्लियरली देख सकते थे, इसीलिए बुशमैन ने बिल्कुल सही लुकआउट पॉइंट चूज किया था उनके लिए। अब है हमारे पास टाइम टू रेफर मोर सिनोनिम्स। सो अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में यूज हुए हैं, हमको उसके सिनोनिम्स देने हैं। तो जैसे है आपका पहला वर्ड होता है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। डेजर्टेड, अनइनहिबिटेड और स्ट्रैंडेड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना या इलस्ट्रेट करना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही, तो इसका हो जाएगा डिमोलिशन, devastation and extermination. Now these all are synonyms of destruction. Retreat का मतलब होता है वापस चले जाना, withdrew, retired और departed. Next is twilight. Twilight का मतलब क्या होता है? जब रात होने के पहले, एकदम अंधेरा छाने के पहले जो थोड़ी सी लाइट होती है, उसको आप बोलते हो twilight. Fall, now this is not fail, this is fall, dusk और nightfall. एंड लास्ट इज अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। सो द वर्ड्स आर अनप्रेडिक्टेड, अनएंटिसिपेटेड एंड अनफोरसीन। दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ईडियम्स। अब यहाँ पे बुक में चैप्टर में वी हैव यूज सर्टन ईडियम्स लाइक हिट द सैक और वी हैव यूज गिव अ हैंड और जंप आउट ऑफ वन स्किन। तो अब हमें उन्होंने क्या कहा है? हिट के साथ दो और ईडियम, जंप के साथ दो और ईडियम और गिव के साथ दो और ईडियम बताने, विच इज़ वेरी इजी। तो हिट द सैक मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं सोने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने जा रही हूँ। उसी तरीके से है हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग मतलब ये नहीं कि सीलिंग को पकड़ के हिट कर दिया, इसका मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री। सो when my students were not listening to me, I hit the ceiling, मतलब I became very angry. Then is hit the high notes. Hit the high notes का मतलब होता है किसी भी सॉन्ग में या कोई आप गाना गा रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, उसके हाई नोट्स को क्लिक करना, मतलब ऊंचा गाना। नेक्स्ट इज गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है? टू हेल्प समवन। तो इसमें दो और इडियम्स हैं। गिव अ ब्रेक मतलब स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मी, जैसे मम्मा डांट रही है तो आप क्या बोलेंगे? मम्मा कम ऑन गिव मी अ ब्रेक, मतलब अब बस हो गया, इतना क्रिटिसाइज मत करो। एक होता है गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है? व्हेन अ स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, मतलब इट गेव वे, क्योंकि कब कोई बहुत बड़ी चीज़ टूट गई तो उसे भी बोलते हैं इट गेव वे। जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब होता है टू रिएक्ट स्ट्रांगली टू शॉक और सरप्राइज, कि अचानक से सपोज आप कभी कभी खड़े होते हो और नीचे से कोई आपके पैर के पास से चूहा निकल जाए तो व्हाट हैपेंस टू यू? यू जंप आउट ऑफ द स्किन, क्योंकि आप एकदम से शॉक हो जाते हो, स्टार्टल्ड हो जाते हो। सो सिमिलरली वी हैव जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग टू सून। डोंट जंप द गन मतलब अभी तुरंत जो है किसी नतीजे पे मत पहुंचो। डोंट जंप द गन मतलब अभी तुरंत मत आ जाओ, वेट फॉर सम टाइम। जंप शिप, इसका मतलब क्या होता है? टू लीव अ जॉब और एक्टिविटी बिफोर इट इज कंप्लीट, लाइक यू नो शी हैज जस्ट जम्प्ड अ शिप, मतलब उसको एक प्रोजेक्ट दिया, शी डिड नॉट लाइक इट, विदाउट इवन कंप्लीटिंग इट शी जम्प्ड द शिप, मतलब उसने छोड़ दिया उसको, इनकम्प्लीट वे में ही छोड़ दिया उसको। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट, जिसमें इसमें हमें देखना है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन, कॉमा, सेमी कॉमा, मतलब सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप एंड एवरीथिंग. Now the same thing will be shared with you in the description box where you can understand each and everything very clearly so that you can do these questions properly. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? It's such a beautiful dress, हमें सिर्फ punctuate करना है. It is such a beautiful dress. When we say it is और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी, और क्योंकि हम बोलते हैं वाह इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हमारे अंदर एक एक्सक्लेमेशन है तो लास्ट में लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. That man who is standing near the table is my brother. Here you are using a relative clause. That man, comma, who is standing near the table, comma, is my brother,
full stop. Why did we put these two commas? Because यहाँ पे man के बारे में आपको जो है एक additional information दिया जा रहा है, who is standing near the table. तो ये आपको एक तरीके से adjective का काम कर रहा है, relative clause बोलते हैं इसको, आप इसको comma में लिखोगे. Clear? So these are the answers for these two questions. Next हम देख लेते हैं. The man who is standing near the table is my brother is something that we have already done. Paul's friends have always stood by him, haven't they? ये एक question tag है. Question tag में Paul's friends, Paul के friends. Again यहाँ पे आपको एक apostrophe लगाना पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं Paul के friends. Have always stood by him. अब ये question tag है तो sentence के बाद you have to put a comma. Haven't में आएगा आपका apostrophe and last में आ जाएगा एक question mark. Okay? Have you read the Half-Blood Prince? I have heard. This is I have heard it's good. Said Taru. अब ये है direct speech. Direct speech में said Taru के बाद तो आप full stop लगा देते हो और यहाँ तक का जो पूरा sentence है ये उसने कहा है. Have you read the Half-Blood Prince? तो यहाँ दो सेंटेंसेस है. सबसे पहले क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे. हैव यू रेड द हाफ ब्लड प्रिंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क. ओके ये आपका सेंटेंस है. हाफ ब्लड प्रिंस के लिए आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो. द हाफ ब्लड प्रिंस तो यहाँ पे द के पहले आएगा. ये लिख दिया हमने द हाफ ब्लड प्रिंस का टी कैपिटल कर दिया और ये आ गई आपकी बुक के नाम और उसके बाद आई का कैपिटल और आएगा अपोस्ट्रोफी. आई हैव हर्ड इट्स गुड. आई हैव हर्ड इट्स गुड. इट इज गुड. अगेन इट के बाद आएगी अपोस्ट्रोफी. आई हैव हर्ड इट इज गुड और उसके बाद यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने पड़ेंगे. देन पुट अ कॉमा. सेट थ्रू. रेड ऑरेंज येलो ग्रीन एंड व्हाइट आर माई फेवरेट कलर्स एक्सक्लेम्ड माया. अब यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे भी माया ने एक्सक्लेम किया. सो ये रेड कॉमा ऑरेंज कॉमा येलो कॉमा ग्रीन एंड व्हाइट आर माय फेवरेट कलर्स. इसमें आएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और आ जाएगा एक्सक्लेम माया फुल स्टॉप. ओके ये रहे हमारे आंसर्स. नेक्स्ट देख लेते हैं. You have already learned that capital letters are used for names of places and people. Here are some more rules for capitalization. जब भी हम days की, months की, holidays की बात करते हैं, seasons नहीं, विंटर समर मानसून को नहीं, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज की बात करो, हॉलीडे की बात करो, उन्हें हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. जैसे आई लव सैटरडेज एंड संडेज, माई बर्थडे इज इन जून और जुलाई. सो इस तरीके से आपको कैपिटल में लिखना है. ऑल्सो जब भी आप किसी को कोट कर रहे हो तो हमेशा जब कोटेशन में पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा. वी आंसर्ड लेट्स गो, इस तरीके से उसे कैपिटल में लिखना पड़ेगा. जब भी आप किसी बुक का नाम या मूवी का नाम बोलते हो तो इट हैज़ टू बी इन सेंटेंस केस, मतलब एंड और द के अलावा पूरे नाम हमेशा कैपिटल में ही होने चाहिए. ओके अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है जिस पैराग्राफ को आपको रीराइट करना है with proper punctuation and capital letters. So Minnie and her cousins Aman, Sheetal and Rukmani enjoyed a thrilling winter holiday last year. तो अब यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप अपनी बुक से मैच करोगे. Minnie and her cousins, Minnie का M कैपिटल हो जाएगा, कॉमा अमन ए कैपिटल, कॉमा शीतल का एस कैपिटल एंड रुक्मणी का आर कैपिटल. एंजॉयड अ थ्रिलिंग विंटर हॉलीडे लास्ट ईयर, पुट अ फुल स्टॉप. दे का टी कैपिटल हो जाएगा. दे पेडल द होल डे ऑन द फ्रीजिंग बीस रिवर. अब ये एक रिवर का नाम है इसलिए हम उसे कैपिटल में लिखेंगे. दे सॉ लश मेडोज कॉमा क्रैगी माउंटेन्स एंड वाइल्ड गोट्स, फुल स्टॉप. द ओनर ऑफ एन एप्पल ऑर्चर्ड, अब यहाँ पे ओनर है उसका नाम हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमने वापस लगाया कॉमा. मिस्टर कटियाल कॉमा क्लोज allowed them to eat red juicy apples from the trees. They gifted him a book. अब बुक का आप नाम लिख रहे हो, it has to be in capital letters and that too in a single inverted comma by वाजिदा आमर, ये उनके राइटर का नाम है. क्लियर? ओके अब नेक्स्ट है आपके पास टाइम टू लिसन. So take the sentence that conveys the main idea of the passage you just have listened to. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आते हैं हम सीधे. अब आपको क्या करना है,
कि एशियन एलिफेंट जो है रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पूरे जो है आपको ये लिसनिंग पार्ट है जो आपकी टीचर आपको करा देंगी। हम आते हैं ऐसे राइटिंग में। यहाँ आप इतना देख लो, ये मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितने एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें जो आगे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, वी हैव टू राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द एनिमल स्पीशीज़ जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब जिनकी जो पूरी प्रजाति है वो ख़त्म होने वाली है। सो वी हैव रिटन एन एसे ऑन एशियन एलिफेंट। तो यहाँ हमारा एसे स्टार्ट होता है हियर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसमें हमें लिखना है और अबाउट एशियन एलिफेंट, क्यों ये लोग जो है इंडेंजर्ड हैं, क्या कर सकते हैं हम इनको बचाने के लिए, और इंडेंजर्ड होने की वजह से इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को मिला के एक ऐसे लिखना है। एशियन एलिफेंट्स आर द कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स। पूरे कॉन्टिनेंट के जो है ये सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, मतलब सबसे ऊंचे सबसे बड़े मैमल्स हैं ये। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं। They can reach 6.4 meter in length and 3 meter at the shoulder and weigh as much as 5 tons. मतलब इनकी जो लेंथ है ये 6.4 मीटर जितने लंबे, 3 मीटर एट द शोल्डर एंड वे एज मच एज 5 टन, 5 टन जितना वेट होता है इनका। More than 1 lakh Asian elephants may have existed at the start of the 20th century, but numbers have fallen by at least 50% over the last 3 generations. तो पहले जो है 1 लाख से ज़्यादा एशियन एलिफेंट्स थे, लेकिन पिछले मतलब कुछ सालों में अब 50% भी नहीं, लास्ट 3 जनरेशन्स में 50% इन लोगों का जो नंबर है वो कम हो चुका है। एंड दे आर स्टिल इन डिक्लाइन टुडे, आज भी इनका नंबर कम होता जा रहा है। Elephants used to roam across most of Asia, but now they are restricted to just 15% of their original range. पहले वो पूरे एशिया में घूम रहे होते थे, अब वो सिर्फ 15% जगह में घूम रहे होते हैं। The threats to these species are, पहला large development projects, इतने बड़े बड़े development projects हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, agriculture, plantations and expanding human settlements have also fragmented elephant inhabitat. फॉरेस्ट आप ख़त्म करते जा रहे हो। वाई? बिकॉज यू नीड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यू नीड लैंड टू बिल्ड अप बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो डैम्स, रोड्स और माइंस के कंस्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमने फ्रेगमेंट कर दिया है, उसको तोड़ दिया, उसे कम कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीशीज़ है उसको एक थ्रेट हो रहा है। Elephants and people are now coming into contact more often, increasing the likelihood of human-wildlife conflicts. अब क्या हो रहा है, because humans are coming very close to these mammals, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर उन्होंने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया तो दे शूट द एलिफेंट्स, इन अ वे देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। Elephants sometimes raid farmers' fields and damage their crops which they rely on for their livelihoods. कभी कभी वो fields में आ जाते हैं farmers की और उनकी पूरी crop को damage कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी livelihood चलती है। And elephants sometimes kill people, और कभी कभी वो लोगों को kill भी कर देते हैं। As a result, farmers occasionally kill elephants to protect their fields and families, और कभी कभी farmers को elephants को kill करना पड़ता है to protect their family, to protect their fields. Asian elephants are still killed for their tusk, meat and skin. आज भी एशियन एलिफेंट्स का जो पोचिंग होते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो उनके टस्क के लिए, मीट के लिए और स्किन के लिए उनको हंट करते हैं। They are also taken from the wild for the live elephant trade, प्राइमरीली गोइंग टू थाईलैंड फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आज भी जो है लाइव एलिफेंट्स को लेके जाते हैं, क्योंकि जो थाईलैंड में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पे एलिफेंट्स के साथ काफ़ी सारे शो होते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ लेके जाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्रूड कैप्चर मेथड्स हैव लेड टू अ हाई मोर्टेलिटी लेवल, लेकिन ये जो क्रूड कैप्चर के जो मेथड्स हैं, इनको पकड़ने के लिए जो क्रूड मतलब बहुत ही ज़्यादा रुथलेस तरीके से जो उन्हें वो पकड़ते हैं, उसकी वजह से मोर्टेलिटी लेवल मतलब इनके जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। A well-balanced ecosystem maintains the health of the environment. अगर एक well-balanced ecosystem है तो क्या होता है, environment का health maintain रहता है। This ensures that human beings have access to clean air and water and fertile land for agriculture. अगर ecosystem balance है मतलब आपको clean water मिलेगा, clean air मिलेगा और आपको एक fertile land भी मिलेगा agriculture के लिए। लेकिन क्या हो रहा है,
आप ये पूरा बैलेंस खत्म कर दे रहे हो, बिकॉज जो स्पीशीज़ हैं वो लोग सब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. So finally, governments, non-profit organizations, international organizations, local communities and individuals are working together to contribute towards growing the population of endangered species. तो क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट, नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो जितने भी NGOs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकली छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं, ये सब टुगेदर दे आर वर्किंग टू सेव देम एंड टू मेक श्योर कि इनकी जो स्पीशीज़ की जो मतलब इनकी जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो अब और डिक्लाइन ना हो. दे आर ऑल्सो बिल्डिंग एन अवेयरनेस कैंपेन. They are also building on awareness campaigns that are aimed at getting even more people involved in vital conservation work. मतलब वो अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो और दे कैन ऑल्सो गिव देयर बिट. एज एन इंडिविजुअल, अब एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, वी कैन मेक एन इम्पैक्ट बाय लर्निंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आवर एरिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. पहले हम खुद सीख सकते हैं और हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज और लोगों को बता सकते हैं. A sustainable way to do this is to get involved as a volunteer and partner with government and organizations on existing conservation projects. और इसको करने का एक सही तरीका ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी वो लोग इनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें अपना जो है बिट दो, आप उसमें एफर्ट्स लगाओ. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू योर बिट एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर essay. Thank you so much. We are done with the chapter here and we are done with the 5th unit also. In our next video, we are going to start with the 6th unit, which is again very interesting. I found all the chapters very interesting. Do tell me if you like the chapter. So guys, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe if you like the video, and visit our website which is magnetbrains.com. It's very easy to find the videos here. Go to courses, click on the class, click on the subject, click on the topic and your video will appear. That's pretty simple. Thank you so much. Take care. Bye bye.